तीनों पैमाने आइसोलेशन में भी देख सकते हैं और कलेक्टिव भी देख सकते हैं, मगर तीनों पैमाने जब कलेक्टिवली देखते हैं तब राज्य की आर्थिक स्थिति के बैरोमीटर माने जाने वाले 16 के 16 इंडिकेटर ये तीनों पैमानों में समाहित हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 16 के 16 इंडिकेटर में एवरेज 22 गुना वृद्धि हुई है। और मित्रों, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता, डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। समृद्धि तो आई, मगर समृद्धि का उपयोग क्या हुआ? तो सबसे ज्यादा जनता किस काम के साथ जुड़ी हुई होती है? तो सबसे ज्यादा जनता कृषि के काम के साथ जुड़ी हुई थी। उस क्षेत्र में क्या हुआ? तो ये 25 साल के समय में सिंचाई क्षेत्र में राज्य समृद्ध बना। उसका उपयोग क्या हुआ? तो सिंचाई के क्षेत्र में 2 गुना वृद्धि करने का काम छत्तीसगढ़ ने किया है। डबल कर दिया अपने रकबे को सिंचाई के। और क्योंकि ये सहन हुआ है, धीरे धीरे 25 साल में हुआ है, फिर भी खरीफ फसलों के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई। हम सब जानते हैं, जो एग्रीकल्चर को जानते हैं, इरिगेशन बढ़ने से खरीफ फसलों का रकबा नहीं बढ़ता है, मूल्य नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये तो वर्षाद आधारित, बारिश आधारित खेती होती है। वो आप इरिगेशन करो या ना करो, होती ही है। मगर असली कसौटी तो रबी फसल का कितनी बढ़ोतरी हुई, मूल्य कितना बढ़ा, उसमें होती है। क्योंकि रबी में आकाश से बारिश नहीं आती है, इरिगेशन जो प्रशासन ने किया है वो किसानों के खेत तक पानी पहुंचाता है। तो खरीफ फसलों में 3 गुना वृद्धि हुई और रबी फसलों में लगभग 6 गुना वृद्धि छत्तीसगढ़ के किसानों ने की। तो खदानों से योग्य उपयोग से बढ़ी हुई समृद्धि, इसका उपयोग राज्य के बजट के सभी प्रकार के जीडीपी के मानांकों को बढ़ाने में हुआ। फिर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी, मगर व्यक्ति के आरोग्य का भी ध्यान प्रशासन ने रखना चाहिए। जिला अस्पताल पहले 7 थे, आज जिला अस्पताल 30 हो चुके हैं। 7 से 30 की यात्रा पूरी की। मेडिकल कॉलेज 1 था, आज 16 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। आंगनवाड़ी भवनों में 18 गुना वृद्धि हुई। बच्चों को पढ़ने की आदत डालते हैं तभी निरक्षरों की फौज कम होती है। आंगनवाड़ी भवन में 18 गुना वृद्धि देश के एक भी राज्य में 25 साल में नहीं हुई है, हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है। पहले कुपोषण के कारण 61 जो कुपोषण से मृत्यु का दर था वो 61 था, अब वो घटकर 15 हो गया। माता मृत्यु दर प्रति लाख 365 था, सरकार ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाई, वो 365 से घटकर आधा हो गया, 146 हो गया। और शिशु मृत्यु दर 79 था, जन्म के साथ ही शिशु की मृत्यु होती है, वो घटकर
79 से घटकर 37 हो गया। और ये दर तब है जब बहुत बड़ा क्षेत्र माओवादियों के कब्जे में था। वहां पीएचसी नहीं बना सकते, सीएचसी नहीं बना सकते, आंगनवाड़ी नहीं बना सकते, प्राथमिक स्कूल जलाकर रख दिए थे। कांग्रेस एंड कंपनी इसको जस्टिफाइड कर रही है। क्या भला किया आपने ट्राइबल्स का? एक नई पीढ़ी निरक्षरों की खड़ी कर दी। 25 साल मतलब राष्ट्र के दृष्टिकोण से 2.5 पीढ़ी होता है। मगर अब ये ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है माओवाद से मुक्त होगा। साक्षरता का दर 65% से बढ़कर 80% हुआ। एकलव्य आवासीय विद्यालय एक भी नहीं था, 75 हुए। और छात्रावास में बच्चों को पढ़ने की संख्या में भी 3 गुना वृद्धि हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 गुना वृद्धि हुई। ग्रामीण सड़क में 98 टाइम फिर से देश भर में छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड किए। 98 टाइम वृद्धि हुई है। और निवेश जो है उसमें 300 गुना वृद्धि छत्तीसगढ़ ने दर्ज की है। कई सारे उत्पादन में कोयला, टीन, लोह अयस्क, चूना का पत्थर, बॉक्साइट, ये सब में 1 से 5 में आ गए। आज लगभग 7.5% ग्रोथ रेट के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए 7.5% का ग्रोथ रेट अकल्पनीय है, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में इनका जिस प्रकार के सिचुएशन से छत्तीसगढ़ गुजर रहा था, सेवा का योगदान उनके ग्रोथ रेट में बहुत कम है। मगर फिर भी कृषि क्षेत्र में 17% की वृद्धि, उद्योग के क्षेत्र में 48% की वृद्धि और सेवा के क्षेत्र में 35% वृद्धि छत्तीसगढ़ ने दर्ज की है। आदिवासी कल्याण के लिए भी ढेर सारे विकास के काम किए गए। मैं इसकी बारीकी में जाना नहीं चाहता, परंतु एक वाक्य में मैं इसको समराइज करना चाहता हूं कि ट्राइबल कल्याण के लिए देश भर की सरकारों में सबसे अच्छा काम किसी ने किया है तो ये 25 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। ये निर्विवादित बात। और मित्रों, अब मैं माओवाद की समस्या की तरफ। माओवाद की समस्या को अगर हमने अच्छे तरीके से आकलन नहीं करेंगे तो भारत की भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम गलत करेंगे। कुछ विचारकों ने एक भ्रांति फैलाई है इस देश में कि माओवादी समस्या विकास से जुड़ी हुई है, माओवादी समस्या लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। ऐसा नहीं है। जब इस देश में माओवादी समस्या का उद्भव हुआ तो आज का उसका मुख्य क्षेत्र जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सटे हुए जिले और विशेषकर हमारा बस्तर, पुराना बस्तर मतलब 8 जिले। जब माओवादी समस्या शुरू हुई तब 80 के दशक के शुरुआत में ये सभी के डेवलपमेंट के आंकड़े राज्य सरकार के गैजेटों में भी है, स्टेटिस्टिक्स में भी है। उस वक्त बक्सर से ज्यादा अविकसित
देश के अंदर 100 जिले थे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर माओवादी समस्या का मूल कारण विकास है, तो माओवादी समस्या जब पनपी तब बक्सर से ज्यादा अविकसित 100 जिले देश में थे। 100 जिले। क्यों भाई वहां माओवादी समस्या नहीं पनपी? कुछ लोग इसको कानून और व्यवस्था का सवाल कहते हैं, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। माओवादी समस्या के उद्भव के पहले बस्तर के कानून और व्यवस्था के आंकड़े और बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कानून व्यवस्था के आंकड़ों में सबसे बस्तर बहुत अच्छा हुआ करता था। मित्रों, ये समस्या ना लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी है, ना विकास से जुड़ी है। और किसी के भी साथ डिबेट कर मैं सिद्ध कर सकता हूं, प्रमाणों के साथ सिद्ध कर सकता हूं, ये समस्या आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी है। जो लोग कहते हैं विचार की समस्या नहीं है, तो ये मूवमेंट का नाम माओवाद क्यों रखा गया? क्योंकि ये विचारधारा के अंदर ही समस्या का समाधान बंदूक से निकलता है। ये विचार है जो भारतीय संविधान का स्पिरिट नहीं है। हर समस्या का समाधान लोकतंत्र और डिबेट से निकलता है, वो हमारे संविधान का स्पिरिट है। और उन्होंने गरीब, अबूझ, आदिवासी युवा बच्चों को हाथ में हथियार पकड़ा दिए और किया क्या? तिरुपति से पशुपतिनाथ का रेड कॉरिडोर का नारा दे दिया और 4-4.5 दशक तक इस क्षेत्र के विकास पर नाग बनकर फन फैलाकर वो बैठे रहे। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर बस्तर माओवादी समस्या से पीड़ित न होता तो इतने संसाधन पड़े हैं कि देश का सबसे विकसित जिला होता। और मुझे मालूम है मेरे स्टेटमेंट से कई सारे लोग असहमत होने वाले हैं। मैं उनको अभी भी कहने वाला हूं कि 10 साल के बाद बस्तर को देख लेना, देश का सबसे विकसित ट्राइबल जिला हमारा बक्सर का क्षेत्र बनने वाला है। आपने यहां के विकास को रूंधा है। प्राइमरी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, प्राथमिक शालाओं को जलाकर आप उनको। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, और जिस तरह से अमित शाह ने लगातार विपक्ष पर भी निशाना साधा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, जिस तरह से अमित शाह जी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार में नक्सलियों को प्रश्रय मिला है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, क्या कहेंगे आप? इनके कार्यकाल में देश में आतंकवादी घटनाएं, नक्सलवादी घटनाएं और हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। आज मणिपुर भी जल रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अमित शाह जी के ऊपर में है। गृह मंत्री है देश के वो। और जिस प्रकार से हमने देखा है 15 साल के रमन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद पनपा, बस्तर के 700 गांव जला दिए गए, आदिवासियों को वहां से पलायन करना पड़ा। कौन थे मुख्यमंत्री? डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। भाजपा के नेता नक्सलियों को चंदा देते थे, भाजपा के नेता नक्सलियों को रसद पहुंचाते थे, भाजपा नेता नक्सलियों को जिलेटिन और बारूद पहुंचाते थे। भाजपा के सपोर्ट में नक्सली पनपा है। अमित शाह जी को इतिहास पढ़ना चाहिए। और अगर बस्तर में आकर इस प्रकार से वो झूठे और अफवाहजनक बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बस्तर से ही अमित शाह जी को अपने इस्तीफा लेटर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। वो गृह मंत्री पद संभालने लायक नहीं है। कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद समाप्ति के लिए जो रणनीति बने, काम बना, और उस दौरान भी अमित शाह जी बतौर गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और कांग्रेस सरकार के नक्सल नीतियों की तारीफ किए थे। तो एक व्यक्ति दो बात कैसे कर सकते हैं? ऐसे में समझ में आ रहा है कि गृह मंत्री जी का मूल मकसद नक्सलवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि पूंजीपतियों को बस्तर में स्थापित करना है। और बस्तर की जनता को पता है कि झीरम घाटी कांड जब हुआ तो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे,
बस्तर में जब 700 गांवों को जलाया गया, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। बस्तर में जो हिंसा नक्सलियों ने किया, उस भी रमन सिंह जी उस दिन मुख्यमंत्री थे। और छत्तीसगढ़ के 15 जिला अगर नक्सलवाद से पीड़ित हुआ तो भी उस दौरान रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और भाजपा की सरकार थी। तो प्रदेश की जनता को पता है, और ऐसा बयान देने के बाद गृह मंत्री जी को तत्काल अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, अमित चिमनानी जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख भी हैं अमित चिमनानी जी। अमित चिमनानी जी, धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार ने नक्सलवाद को प्रश्रय दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। आखिर ये बात कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई उनको? देखिए, जिस हिसाब से पूरे देश से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही थी और यहाँ कांग्रेस की सरकार की अन्य राज्यों में जो सफलता मिली, यहाँ राज्य में भूपेश जी की सरकार होने की वजह से वो नहीं मिली। और अब देखिए कि जब राज्य में भाजपा आई है और केंद्र में तो वही सरकार है, कैसे नक्सलियों का सूपड़ा साफ हो रहा है। और नक्सलियों के समर्थन में कई बयान भी कांग्रेस के नेता देते रहे हैं। कई कांग्रेस के नेता इलाज कराने के लिए नक्सलियों को तेलंगाना ले जाते थे, ये भी बात जग जाहिर है। और नक्सलियों के साथ इनका उठना बैठना लगातार चलता रहता था। अब जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है तब भी इनको पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, अब भी उलझुल बयान देते हैं। तो ये रोज प्रमाणित करते हैं कि ये नक्सल समर्थक हैं और बस्तर के लोगों के विरोधी हैं, आदिवासियों के विरोधी हैं, बस्तर के विकास के विरोधी हैं। लेकिन अमित जी, धनंजय जी कह रहे हैं कि जिस तरह से बस्तर के ऊपर लगातार जो कार्रवाई हो रही है नक्सल मुक्त बस्तर करने की दिशा में, उसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि उद्योगपतियों को बस्तर सौंपना चाहते हैं और इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट करे ना कांग्रेस। अगर होना चाहिए और हो रहा है तो उसकी तारीफ करे, फिर इसके लिए हो रहा है, उसके लिए हो रहा है। अरे वहाँ गांव गांव तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, गांव गांव तक सड़क बने, गांव गांव तक विद्यालय बने, अस्पताल बने, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, इसीलिए नक्सलवाद खत्म किया जा रहा है। अब ये अगर नहीं करना है तो कांग्रेस इस पर आपत्ति लेती है तो बताए कि सड़क, बिजली, गांव का विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये नक्सलवाद रहते कोई संभव है क्या? धनंजय जी, मैंने कहा ना कि आतंकवाद और नक्सलवाद अगर इस देश में घुसा है, बीते 6 साल से हिंसा कर, उससे अमित शाह जी जिम्मेदार है, गृह मंत्री हैं देश के। पहलगाम में जो हमला हुआ, हमारे भारतीयों की हत्या कर दी गई, कहाँ थे गृह मंत्री जी? आप देखेंगे जिस प्रकार से आतंकवादी हमला लगातार यहाँ पर हो रहे हैं, कहाँ थे गृह मंत्री जी? मणिपुर जल रहा है, कहाँ है गृह मंत्री जी? और नक्सलवाद आतंकवाद खत्म होती है, कांग्रेस स्पष्ट मानना है। पर भारतीय जनता पार्टी बताए ना, ये बस्तर में गांव गांव विकास पहुंचाना चाहते हैं कि गांव गांव को उजाड़ना चाहते हैं? जिस प्रकार से अपने पूंजीपति मित्रों को वहां स्थापित कर चाहते हैं, नक्सलवाद बस्तर से खत्म होना चाहिए, पर पूंजीवाद भी वहां हावी नहीं होना चाहिए। बस्तर की जल जंगल जमीन वहां के मूल निवासी को होने चाहिए। और रमन सरकार के दौरान तो 700 गांव में आग लगवाया गया था, दहशत फैलाया गया था। झीरम घाटी कांड इनके सरकार में हुआ था। पैसा नक्सलियों को चंदा भाजपा ने तो देते थे। तो अमित शाह जी को इतिहास पढ़ना चाहिए। गृह मंत्री हैं, जिम्मेदार पद में बैठे हुए हैं, भाजपा नेता की तरह उलझुल बयान देकर अपनी किरकिरी क्यों कराते हैं? अगर अमित शाह जी कहते कि नक्सलवाद यहाँ बढ़ा था तो वो तो गृह मंत्री बनने के लायक ही नहीं है, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दौरान आते तारीफ भी करते हैं, तो दो बातें कैसे होगी? हम चाहते नक्सलवाद खत्म हो, पर मोदी के मित्र पूंजीपति। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन ये जो विवाद की स्थिति बनती है, आखिर ये क्यों बनती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है, जाहिर सी बात है बस्तर का विकास होगा तो प्रदेश का भी होगा और देश का भी होगा। समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया धनंजय सिंह ठाकुर जी आपका भी और अमित चिमनानी जी भी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।